इंडिया में सर 3% ही ये कम्युनिटी बनी होगी, लेकिन अगर हम टॉप 10 की लिस्ट देखते हैं तो उसमें 80% बनी आते हैं। बनियों की कम्युनिटी में कोई आता है ना तो अग्रसेन जी महाराज का एक कोट है, 1 रुपया और 1 ईंट गांव से हर आदमी ला कर देगा। बीइंग बनिया, ये क्या मतलब डीएनए में होता है, जेनेटिक में होता है, या फिर ये कुछ सिखाया जाता है? बिरला जी का नाम किसने सुना होगा? हाँ। लेकिन जब बिरला जी के घर में पॉकेट मनी दी जाती है तो साथ में एक छोटी डायरी और एक पेन दिया जाता है। अगर एक बनिया के एक्सीडेंटली 10 रुपये कहीं रास्ते में गिर गए, गुम हो गए, तो उससे उन्हें इमोशनली रिकवर होने में कितना टाइम लग जाएगा? सस्ता बेचो ज़्यादा कमाओ। तो ये काम किया मारवाड़ियों ने। पानी जी जब चलते हैं और उनके बैग से अगर 1 लाख रुपए गिर गए तो मुड़ के उठाएंगे भी नहीं, क्योंकि जितनी देर वो मुड़ के उठाने में लगाएंगे उतनी देर में तो उससे ज़्यादा वो कमा लेंगे। जो लोग लक्ष्मी के आगे नहीं झुकते ना, वो सरस्वती के आगे झुक जाते हैं। समझ रहे हो? तो अल्टीमेटली जब आपको नॉलेज होती है ना तो लोग आपको सलाम करते हैं। बनिए लोग ये क्यों कहते हैं हमेशा कि अरे पैसा कोणी धंधो बंदो चल रहे है, धंधा भी बंदा चल रहा है, तुमको पता ही है ना। बिल्कुल, हम जब व्यापार करते हैं ना तो सामने वाले का हाथ में गिन लेते हैं कितना पैसा है। इमोशन कभी नहीं लाना चाहिए फाइनेंस में। फाइनेंस इज फाइनेंस। बनियों के लिए क्या ज़्यादा मुश्किल है, पैसे खर्च करना या खुद को ये समझाना कि पैसे खर्च करना भी ज़रूरी है? जो कम्युनिटी सबसे कर्मठ, देशभक्त, समाज सेवी, वो कम्युनिटी है। अगर मैं बात करूँ तो आपकी बनियान में पॉकेट के आविष्कार किसने किए? दोस्तों प्रणाम, वेलकम टू डीप कास्ट। और आज हमारे साथ डीप बातें करेंगे आशीष कुमार अग्रवाल जी। नाम में अग्रवाल है, गुप्ता है, माहेश्वरी, अटल, जैन, तो ये सब लोग होते हैं बनिए। और आज का जो पूरा जो पॉडकास्ट है वो डेडिकेटेड है बनिया बुद्धि पर और थोड़ा सा मारवाड़ी मेंटलिटी पर, क्योंकि आपने देखा होगा इनमें एक अलग कुछ क्वालिटी होती है, इनके डीएनए में कनेक्ट क्या होता है ऐसा जो कि हमारे अंदर आ ही नहीं पाता सीखने के बाद भी। सो आइए दोस्तों मिलकर स्वागत करते हैं आशीष कुमार अग्रवाल सर का। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत बढ़िया और बहुत मज़े में। तैयार हैं आप बनिया बुद्धि पे बात करने के लिए? बिल्कुल। इंडिया में सर 3% ही ये कम्युनिटी बनी होगी, लेकिन अगर हम टॉप 10 की लिस्ट देखते हैं तो उसमें 80% बनी आते हैं। यानी कि देश में सिर्फ 3% है, लेकिन अमीरों की लिस्ट में 80% बनी आते हैं। मुकेश अंबानी, अडानी, मुकेश बंसल, पीयूष बंसल, अनुपम मित्तल, दीपेंद्र गोयल, रितेश अग्रवाल, भवेश अग्रवाल, ये सारे बनिए लोग हैं। बनिए के साथ में एक और चीज़ आती है, मारवाड़ी लोग भी होते हैं। मारवाड़ी कंपनी के नाम मैं आपको बताता हूँ। आदित्य बिरला, अल्ट्राटेक, आइडिया, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बजाज ग्रुप, एयरटेल, बिग बाजार, डी मार्ट, इमामी, जी एंटरटेनमेंट, इंडिया मार्ट, जेएसडब्ल्यू ग्रुप, जिंदल स्टील, मोतीलाल ओसवाल, ओयो, लेंसकार्ट, पेटीएम, रेमंड, सीएट, ये सभी मारवाड़ी के द्वारा फाउंडर किए गए हैं। मारवाड़ी अगर देश इतना बड़ा है तो मारवाड़ा एरिया सिर्फ इतना बड़ा है, और इन्होंने इतनी कंपनियां खड़ी कर रखी है। तो ऐसा क्या है इन बनियों और मारवाड़ियों में? अच्छा, अंतर है कुछ इनमें बनियों और मारवाड़ियों में? बनिया बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो 4 वर्ण में सारे लोगों को बांटा गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मतलब जितने भी पर्सन हैं इंडिया में या वर्ल्ड वाइड, ये 4 वर्ण में ही पाएंगे। या तो कोई ब्राह्मण होगा, या कोई क्षत्रिय होगा, या वैश्य होगा, या फिर शूद्र होगा। हम बाकी की बात नहीं करते, केवल वैश्य की बात करते हैं। वैश्य का मतलब बनिया, जो व्यापार करता है वो बनिया। अब इस बनिए के अंदर जो राजस्थान मूल का है, राजस्थान में मारवाड़ मूल का है, तो मारवाड़ मूल से निकले हुए लोगों को हमने मारवाड़ी बोला। अब एक कहावत आपने बहुत बार सुनी होगी, जहाँ ना पहुँचे बैलगाड़ी वहाँ पहुँचे मारवाड़ी। तो ये मारवाड़ से निकले हुए लोग पूरे वर्ल्ड वाइड पहुँच गए हैं और वहाँ पर उन्होंने बिज़नेस डेवलप किया। अब इसके बारे में भी आगे बात करेंगे, आखिरकार उनके पास ऐसा क्या था कि उन्होंने बिज़नेस डेवलप कर लिया। लेकिन ये डिफरेंस है कि बनिए में और बहुत सारी अलग अलग कास्ट हो सकती हैं, लेकिन मारवाड़ी मारवाड़ मूल के लोग होते हैं। तो क्या बनिए भी मारवाड़ से ही निकले? नहीं, सारे बनिया मारवाड़ से नहीं निकले। हरियाणा से भी आए हैं बनिए, बनिया राजस्थान के भी अलग अलग प्रांतों से आए हैं, बनिए गुजरात में भी आए हैं, गुजरात मूल के भी हैं। गुजरात में भी काफ़ी, गुजरातियों का भी अलग ही हुआ है। गुजरातियों का बिल्कुल है। तो बनिए हर जगह आपको मिलेंगे, वहाँ के मूल निवासी हो सकते हैं, लेकिन मारवाड़ या राजस्थान के जो मारवाड़ क्षेत्र के वो प्रॉपर मारवाड़ी हो। ओके। तो मारवाड़ियों में ऐसा क्या कि इतना छोटा सा मतलब एक एरिया है, वहाँ से इतने सारे बिजनेसमैन, इतनी मैंने टॉप कंपनियों के नाम लिए, इतनी खड़ी करती, तो ऐसा क्यों? सिर्फ वहीं से क्यों निकले इतने सारे? अच्छा, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। इससे पहले एक छोटा सा सवाल लूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। आज आप एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और आज बहुत अच्छा अर्न कर रहे होंगे यूट्यूब से, लेकिन एक समय ऐसा आया होगा जब आप कुछ भी नहीं अर्न कर रहे होंगे, या फिर किसी के पास कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है, कोई कहीं से 1 रुपया आने की उम्मीद नहीं है। वहाँ पर वो क्या करेगा? जब आपके पास कोई पैसा नहीं है हाँ। और आपको कमाना है, खाना है, हाँ। आपको अपना जीवन चलाना है, आपको अपना परिवार चलाना है, तो आप क्या करोगे? कुछ ना कुछ काम ढूंढेंगे, कुछ ना कुछ काम करेंगे, हाथ पैर मारोगे, अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे, आप कुछ करने की कोशिश करोगे। मारवाड़ क्षेत्र राजस्थान का क्षेत्र है, जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, अधिकतर बंजर भूमि है, वो रेगिस्तान वाला एरिया है, अधिकतर बंजर भूमि है। वहाँ पर आप
एग्रीकल्चर करोगे भी तो कितनी कर लोगे, एक बार करोगे उसका तो भूमि उपजाऊ नहीं रहेगी, अगली बार आप वहाँ पर एग्रीकल्चर से कमा नहीं सकते हो। तो लोगों के पास जो आपदा थी उसको इन्होंने अवसर में बदला है। कहते हैं ना, जब भगवान ने किसी को धरती पर भेजा, पेट के साथ भेजा, तो पेट पालने का जरिया भी भेजा है। और ये जरिए कब निकल कर आते हैं ना, आपने अधिकतर जितने भी आप सक्सेसफुल लोग देखोगे ना, जितने भी लोग देखोगे, मैं खाली मारवाड़ी की बात नहीं करता, जो लोग मुसीबतों से निकल कर आते हैं वो लोग ही कुछ ना कुछ क्रिएट कर पाते हैं। तो मारवाड़ में वो मुश्किलें थी, आपको अपना जीवन चलाने की मुश्किल, आपको कुछ बड़ा क्रिएट करने की मुश्किल, तो इनके पास केवल एक ही चीज़ थी कि भाई व्यापार करो। तो इनके अंदर वो व्यापारी वाला माइंडसेट आया। अब व्यापार करे तो क्या केवल मारवाड़ में व्यापार हो पाएगा क्या? कितने लोग हैं और कितने लोग आपस में कितना कर लेंगे? वही। अब मैं और आप आपस में कितना बिजनेस कर लेंगे? कितने पॉडकास्ट कर लेंगे? तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा? हमें अलग अलग क्षेत्र में जाना पड़ेगा, अलग अलग जगह जाना पड़ेगा। तो आप सीखते कैसे हो? आज तक आपने कई पॉडकास्ट किए, कई लोगों से मिले हैं, तो मेरे ख्याल से जितनी आपने किताबों से लर्निंग ली होगी, जितनी आपने ऑनलाइन लर्निंग ली होगी, उतनी लोगों से मिलकर भी तो लर्निंग ली होगी। बिल्कुल। तो इसी तरीके से जब मारवाड़ क्षेत्र के लोग अलग अलग जगह गए, उन्हें बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिला, उनकी आइडियालॉजी को समझने का मौका मिला, उनके काम को समझने का मौका मिला। तो लोगों ने ये देखा कि यहाँ पर कहाँ कहाँ आपदाएं हैं, कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और अगर आपने अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब कर ली, उस अपॉर्चुनिटी के साथ बिजनेस क्रिएट कर लिया, तो यकीनन आप कुछ बड़ा करोगे। आज बड़े बड़े जो स्पीकर्स होते हैं, बिजनेस कोच होते हैं, वो क्या सिखाते हैं? प्रॉब्लम ढूंढो भाई, प्रॉब्लम ढूंढो और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल कर ले आओ। तो आप जितने भी आपने नाम बोले ना कि 80% बिजनेसमैन आज राज कर रहे हैं, 80% बनिया कम्युनिटी राज कर रही है बिजनेसमैन में, अगर देखें तो उन्होंने कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाला है। आज जिस समय अंबानीज़ की हम बात करें, तो अंबानीज़ जिस समय बिजनेस में एंटर किए, उस समय जो केला सिल्क बोलते हैं, या जो गार्डन का राज था, उस समय गार्डन कंपनी का राज था। गार्डन ही केवल सिल्क कपड़ा बेच रही थी, और वो एक में वो बेच रही थी। मेरे भी कपड़े की दुकान थी, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। हमारी दुकान में केवल गार्डन ही बिका करता था और कुछ नहीं बिकता था। लेकिन उसके बाद आया रिलायंस का पॉलिस्टर। उस समय गार्डन हमारी दुकान में बिकता था 30 से 35 रुपये मीटर में, और हमारी गार्डन का कपड़ा, जो अगर हम बात करें लड़कियों के सूट्स के लिए और बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है, वो अलग बात है। तो उस समय उस कपड़े की बात करें, 30 से 35 रुपये मीटर में हम बेचते थे, और वही 20-25% का मार्जिन होता था। वहीं पर हम लोगों ने जो रिलायंस सिल्क का जो हमने बेचना शुरू किया, 20 रुपये मीटर में बेचना शुरू किया, और 50% के मार्जिन के साथ। अच्छा, तो आप बताइए कि क्या व्यापारी उसको अडेप्ट करेगा कि नहीं करेगा? सस्ता बेचो, ज़्यादा कमाओ। तो ये काम किया मारवाड़ियों ने, ये काम किया बनिया कम्युनिटी ने, जिसकी की वजह से आप देखो कि आज लोग चलते चले गए। और उसके बाद अगर हम साइंटिफिकली बात करें, तो जैसा आपका दिमाग बन जाता है, आपके सेल्स उस तरीके से काम करना शुरू कर देते हैं, और आपका डीएनए वैसा हो जाता है। तो जैसा डीएनए होगा वैसे ही आगे आपके पूरा क्या कहे हिरार्की बन जाएगी, पूरा ही वैसा आपकी वंश बनेगा आगे। हाँ, इस पर मैं आने भी वाला था क्वेश्चन, ये कि ये बीइंग बनिया, ये क्या मतलब डीएनए में होता है, जेनेटिक में होता है, या फिर ये कुछ सिखाया जाता है, ये माहौल से ऐसी चीज़ें आ जाती है? दोनों चीज़ें होती हैं। दोनों चीज़ होती है, बिल्कुल। राजा के घर में ज़रूरी नहीं कि राजा ही पैदा हो। बिरला जी के यहाँ पैसे की कमी है क्या कोई? उनके घर का मैं एक छोटा सा सिस्टम आपको बताता हूँ। जब उनके घर में बच्चा पैदा होता है और उसके बाद वो स्कूल जाना शुरू होता है, पॉकेट मनी आपको भी मिली होगी, जितनी भी मिली हो, हमें भी मिली है, चाहे जो भी मिली। इसी तरीके से पॉकेट मनी का कल्चर तो हर जगह है। लेकिन जब बिरला जी के घर में पॉकेट मनी दी जाती है, तो साथ में एक छोटी डायरी और एक पेन दिया जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 100 रुपये की पॉकेट मनी मिली, कुछ भी मिलती होगी, हम लोग 100 रुपये का एग्जांपल ले लेते हैं। तो मान लीजिए कि कोई बंदा बैठा था, बिरला जी के घर में बच्चा पॉकेट मनी मांगने आया, तो पॉकेट मनी दी, साथ में डायरी दी और पेन दी। तो उन्होंने पूछा कि बिरला जी डायरी और पेन किस लिए? बोल रहा अगले महीने जब पॉकेट मनी मांगने आएगा ना, तो उसको पहले ही 100 रुपये का हिसाब देना पड़ेगा कि 100 रुपये उसने कहाँ खर्च किए। बोल रहा आपके यहाँ पैसे की कमी थोड़ी है, 100 रुपये क्या है, ये तो लाख रुपये उड़ा सकता है, तो 100 रुपये का हिसाब क्यों मांग रहे हो? बोल रहा मैं हिसाब 100 रुपये का नहीं मांग रहा, इसको आज से पैसा बचाना और पैसे का हिसाब रखना सिखा रहा हूँ, ताकि कल को ये पैसे की वैल्यू कर सके। ओके। तो ये बेसिकली ये कल्चर है, ये ऐसा सिस्टम सिखाया गया है। एक छोटी सी बात और मैं बताना चाहूँगा, जो मेरे परिवार में भी होती थी और कई बनियाओं के यहाँ होती है। जैसे सपोज करिए आपको डेली के 10 रुपये मिलते हैं, डेली के 10 रुपये आप खर्च कर सकते हो, पॉकेट मनी। वापस हम पॉकेट मनी पे बात करते हैं। तो अब 10 रुपये मिले, 10 रुपये मज़े से खर्च कर दिए। अब
पिताजी देख रहे हैं मैं इसको रोज़ 10 रुपये देता हूँ, रोज़ खर्च कर देता है, रोज़ 10 रुपये देता हूँ, 10 रुपये खर्च कर देता है। मतलब इसके अंदर प्रवृत्ति कौन सी आ रही है? खर्च करने की प्रवृत्ति आ रही है। तो इस प्रवृत्ति को चेंज करना है तो क्या करें? पिताजी ने मुझे बोला कि आप 5 दिन ये 10 रुपये बचाओ। कितने बचाए आपने? 50 रुपये। मैं आपको 5वें दिन 100 रुपये दूंगा। अब आपके मन में क्या आएगा? यार 100 रुपये मिलने हैं, अब मैं 10 रुपये में इतना मज़ा कर सकता हूँ तो 100 रुपये में कितना मज़ा कर सकता हूँ। तो मैं 5 दिन 100 रुपये बचाऊँगा, 5 दिन 10 रुपये बचाएंगे। और 5वें 6ठे दिन जब मैंने पिताजी को बोला ये देखिए मैंने 10-10 रुपये करके 50 रुपये बचा लिए, पिताजी ने बोला वाह बहुत अच्छा, अप्रिशिएशन। और साथ में उन्होंने 50 रुपये और जोड़ के मुझे 100 रुपये दे दिए। बोला बेटा अगर तूने पूरे महीने कर लिया ना तो पूरे महीने में कितने होते? 300 रुपये। मैं तुझे 1000 रुपये दूंगा। मैंने कहा 1000 रुपये? सोचो जब आप नहीं कमा रहे होंगे उससे 1000 रुपये क्या चीज़ है। वाह, पूरे 30 महीने बचाया, 1000 रुपये आ गए। और जब उसके बाद खर्च करने की बारी आई ना तो अंदर से क्या आया? ये 1000 रुपये इसको सेव कर लेते, काम आएगा आगे। हाँ, वाह। तो 10 रुपये खर्च करने में लालच नहीं आता है, बड़ा पैसा खर्च करने में लालच आता है। और ये जब आपको सिखा दिया जाता है, आप बोल के सिखाओगे ना, आप अपने आज बच्चे को बोलो, आप मैरिज नहीं हो शायद, मैं मैरिड हूँ और जितने भी मैरिड पेरेंट देख रहे हैं उनको बच्चों को मना करो पैसा बर्बाद मत करो, पैसा खर्च मत करो, पैसा ऐसी जगह मत खर्च करो, वो डबल करके आएंगे, अपने दोस्तों के साथ करके आएंगे। लेकिन जब ऐसा सिस्टम बना दोगे कि उनका दिमाग उस तरफ चले तो वो खर्च नहीं करेंगे और उनके अंदर वो प्रवृत्ति डेवलप होगी। तो ऐसा बेसिकली सिखाया जाता है हमें बचपन से। बने लोग ना एक चीज़ के लिए बहुत फेमस होते हैं, अपने कंजूसपन के लिए, है ना, हर जगह पे कंजूस। तो आपके अंदर है वो कंजूसपन? क्योंकि मुझे नहीं देखा, आप तो मुझे खुले दिल वाला दिखे, अरे ले जा ये वो, ये कंजूसपन। मैं बिल्कुल कंजूसपने का एग्जांपल दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको 3 नाम पूछूंगा। आपने बिरला मंदिर का नाम सुना है? सुना है। दिल्ली में बिरला मंदिर है, वो शायद कई एकड़ में फैला हुआ है, बिरला ग्रुप ने बनवाया हुआ है वो। बिट्स पिलानी का नाम सुना है? बिट्स पिलानी? बिट्स पिलानी, जो जहाँ पर हर बच्चे का सपना होता है कि मैं बिट्स पिलानी से पढ़ाई करूँ। अच्छा। अग्रसेन समाज के कितने हॉस्पिटल्स, कितने मंदिर, अग्रसेन हॉस्पिटल आपने सुना होगा, जो चैरिटेबल चलते हैं, ये सब बनियाओं द्वारा और मारवाड़ियों द्वारा चलाए जाते हैं। कंजूस किसको बोलते हैं? क्या कंजूस किसको बोलते हैं? हमें फजूल खर्ची करने की आदत नहीं है। मतलब एक छोटा सा फिर मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि एक बनिया था, उसका बेटा आता है, पापा मुझे 10,000 रुपये चाहिए, मुझे बच्चे के साथ, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जानी है। तो बाप ने बोला कोई पार्टी वार्टी नहीं करनी, घर में रह आराम से। आधे घंटे बाद कोई संस्था से आते हैं कि हमारे यहाँ पर सूखा पड़ गया, खाने को पैसे नहीं है। तुरंत वही निकालता है, 10 लाख रुपए का चेक काट के दे देता है। तो बनियाओं को पैसा मैनेजमेंट करना आता है, ज़रूरतमंदों को देना आता है, फिजूल खर्ची करना नहीं आता है। वो देखते हैं कि कहाँ पे पैसा जरा सा भी बचा सकते तो वहाँ बचाना है। 100% बचाना चाहिए, हर किसी को बचाना चाहिए। फिजूल खर्ची, कंजूसी को आप नहीं बोल सकते हो। वो कहावत हो गई है कि बनियों को लेकर चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। ठीक है, दमड़ी नहीं जानी चाहिए। चलो एक छोटी सी और मैं आपको यहाँ पर स्टोरी सुनाता हूँ। अब बनियों को पहले तो, अभी तो स्कूल का कल्चर हो गया, पैदा होते ही 3 साल में आपने प्री स्कूल में डाल दिया, फिर स्कूल में भेज दिया, बोर्डिंग में भेज दिया, यूनिवर्सिटी में भेज दिया। लेकिन पहले गुरुकुल होते थे, या फिर गुरुकुल भी छोड़ दीजिए, पहले बनिया क्या होते थे, मान लीजिए आपका कोई सुनार का काम है, सोने का काम है, और मुझे अपने बेटे को सिखाना है सोने का काम, तो आपके पीछे लगा दूंगा, जा बेटा इसके साथ काम सीख ले। तो इसी तरीके से किसी का तेल का काम था, एक बनिया ने बोला कि जा बेटा तेल का काम सीखना, इसके साथ चला जा। अब जंगल होते थे, जंगल में पैदल पैदल जाना होता था, तो वो बनिए के बच्चे को लेकर अपने साथ चल रहा था। अब वो बीच में बनिया ठोकर खिरी और गिर गया, और उसके थोड़ा सा तेल था, तो वो तेल भी गिर गया और वो भी गिर गया, और वो जिसके साथ गया था वो उसको वापस लेके आता है, बोला आपका बेटे को चलना ही नहीं आता है तो ये सीखेगा क्या? ठोकर लग के गिर गया तो मतलब चलना नहीं आता है। तो जब वो चला जाता है तो बाप बेटे से पूछता है बेटा गिर कैसे गया? तो अपने हथेली खोलता है और उसमें स्वर्ण मुद्रा निकालता है, बोला पापा वहाँ स्वर्ण मुद्रा गिरा था, तो वो उठाने के लिए मैं गिरा था। तो बनिया गिरता भी है ना, तो किसी कारण से गिरता है। वैसे नहीं गिरता। तो बेसिकली माइंडसेट जो है ना, वो माइंडसेट बचपन से सिखाया जाता है। जैसे अभिमन्यु को आप जानते होंगे, अभिमन्यु ने माँ के पेट में चक्रव्यूह को भेदना सीख लिया था। इसी तरीके से बनिया माँ के पेट में व्यापार करना सीख लेता है। अच्छा। और डीएनए में भी आ ही जाता है थोड़ा, और डीएनए में आ ही जाता है बिल्कुल। चाहे वो छोटा सा है, पहली बार जा रहा था व्यापार करने के लिए, तब भी वो मैं कहूँ कि 10% की बर्बादी करके 100% का मुनाफा कमा के लाया।
और पैसे की बहुत वैल्यू करते हैं। जनरली क्या होता है कि अगर कोई गरीब है तो उसके लिए पैसा, हर एक पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर कोई बहुत अमीर है तो छोटा पैसा उसके लिए इतना मैटर नहीं करता। लेकिन कोई बनिया मैंने देखा कितना भी अमीर हो, छोटे पैसे की भी उतनी ही वो केयर करता है। एक कहानी थी कि एक लड़की की नई नई शादी होती है, वो कोई व्यापारी के यहाँ पर ही होती है, कोई बनिया ही होता है वो भी। उसकी नई नई शादी होती है, वो जाती है वहाँ पर, और मतलब अमीर ख़ानदान के होते हैं लड़के वाले, उनका घी का व्यापार होता है ससुर जी का। तो ससुर जी को देख रही थी एक दिन, तो क्या कर रही, घी में एक मक्खी गिर गई। मक्खी उठाई और एकदम उसको छिड़क रहे, जब तक घी की लास्ट बूंद नहीं निकली उस मक्खी को छिड़का और फिर उस मक्खी को फेंक दिया। तो बहू देख के पागल, क्यों मैं तो क्या सोच रही थी, और क्या निकल गए। मैं तो क्यों, क्या अमीर घराने में शादी हुई है, व्यापार इनका, और ये तो मक्खी को भी नहीं छोड़ रहे, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग। तो उसका तो माथा चकरा गया, वहीं पर गिर गई ये देख करके। अब ससुर, अरे क्या हो गया बहू को। ससुर जी ने कहा, क्या हो बेटा, क्यों नहीं हो, थोड़ा सा सर दर्द, कि बता क्या हुआ, कि सर दर्द कैसे ठीक होगा, कि नहीं रहने दो, कि तो बता तेरे घर वाले क्या करते थे अगर तेरा सर दर्द होता था तो कि मेरे घर वाले तो हीरे पीट के ना लगा देते थे तो मेरा सर दर्द ठीक हो जाता था। उन्होंने कहा हीरे मंगवाओ। उन्होंने तुरंत हीरे मंगवाए और वो कूटने, और बहू को दिमाग खराब हो गया, अरे क्या कर रहे हो, रुको 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 रुको, क्या कर रहे हो, अभी तो मैं देख रही थी कि आप उधर निचोड़ रहे थे और अभी आप हीरे करने लगे हुए, क्या है। तो और ज़्यादा दिमाग चकरा रहा है मेरा तो ये सब देख करके, कि वो हमारा काम है, हम काम की पूरी इज्जत करेंगे, लेकिन जब लगाना होगा तो पूरा लगा भी देंगे, झोंक भी देंगे। तो बचाने में हम कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, और लगाने में भी हम जरूरत पड़ेगी तो कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो गजब की कहानी मैंने सुनी थी रिसेंटली है। देखिए, व्यापार का सिद्धांत क्या है? व्यापार का सिद्धांत मोर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। जैसे कहते हैं ना, हमने 100 का खरीदा 150 का बेच लिया। व्यापार का सिद्धांत है मनी मैनेजमेंट। छोटे छोटे खर्चे अगर आपने करने शुरू कर दिए तो वो कब बड़े बन जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता है, और कब आपका व्यापार लॉस में चलना शुरू हो जाएगा वो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो व्यापार कभी भी नुकसान के लिए नहीं किया जाता है, व्यापार कमाई के लिए किया जाता है। बनिया फैमिली में ऐसे कुछ स्पेसिफिक चीज़ें सिखाई जाती है अपने बच्चों को, या फिर आप अपने बच्चों को सिखाते हैं? आपको कुछ सिखाया गया था पापा के एंड से? पता है सबसे अच्छी बात क्या है, कभी बोल के नहीं सिखाया जाता। अच्छा, करके दिखा के करके दिखा के, और आपको एक्शन के साथ सिखाया जाता है। एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि सबसे पहली चीज़ क्या, आप जितने भी बनियों को देखोगे उन्हें लोगों का आदर करना आता है। तो सबसे पहली चीज़, पैसे से पहले पीपल सिखाया जाता है। आप जब भी किसी बनिए को देखोगे उससे बड़ा होगा, उसका पैर छूकर अभिवादन करेगा। तो ये सिखाया जाता है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। सब जैसे आपने बताया कि अपनी बहू के लिए हीरे कूटना चालू हो गए, तो सबसे इम्पोर्टेंट पैसा नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट पीपल है। ठीक है, तो ये बचपन से सिखाया जाता है। उसके बाद बट ऑब्वियसली आपको पैसा सिखाया जाता है कि पैसे का मैनेजमेंट कैसे करें, कहाँ खर्च करना है कहाँ नहीं खर्च करना है वो आप समय के साथ सीख जाओगे। उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, अकाउंट्स या अकाउंटेबिलिटी कैसी होनी चाहिए वो सिखाया जाता है। आप बनियों में देखोगे ना, आज भी जितने बनिए परिवार हैं ना, उसमें परिवार सबसे ज़्यादा है। डॉलर ग्रुप, आपने नाम सुना होगा। डॉलर ग्रुप के जो आज भी ओनर है 83 साल के हैं, और 5 भाई हैं, मतलब कि उनके पोते पड़पोते हो गए हैं, लेकिन 5 भाई हैं और सारे साथ में मिलकर व्यापार करते हैं। सबसे अधिक फैमिली बिजनेस आपको मारवाड़ियों में और बनियों में ही पाएगा। तो फैमिली वैल्यूज सिखाई जाती हैं, उसमें आपको डिसिप्लिन सिखाया जाता है, आपको किस तरीके से व्यापार करना है, व्यापार का मैनेजमेंट सिखाया जाता है। तो ये सब चीज़ें आप जब देखते हैं आपके पिताजी कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, वो सिखाया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात सिखाई जाती है ना, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। आपने कभी बनियों को नहीं देखा होगा जल्दी से कि लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस, ठीक है, आज के समय में ज़रूरी है जिसको करना है। अदरवाइज अगर मैं मैक्सिमाइज़ की बात करूं तो ये लोग पैसा इन चीज़ों पे नहीं उड़ाते हैं। बहुत लेट उड़ाना भी तो बहुत लेट। ठीक है, एक आपने एक ओवर अचीव कर लिया, तो उसमें से एक छोटा सा अमाउंट, तो वो ठीक है, फ़र्क भी नहीं पड़ता जी। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें अर्ली स्टेज में, आज किसी की लाख रुपए की नौकरी लगती है ना, सबसे पहले वो 25 लाख की कार निकाल के लाता है। तो ये चीज़ नहीं होती है। ग्रेट सर। थोड़ा फनी क्वेश्चन है मेरा यहाँ पर कि अगर एक मतलब बनिए लोग पैसों की बहुत वैल्यू करते हैं, है ना, तो अगर एक बनिए के एक्सीडेंटली 10 रुपये कहीं रास्ते में गिर गए और वो गुम हो गए, तो उससे उन्हें इमोशनली रिकवर होने में कितना टाइम लग जाएगा? 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो ये जानते हैं कि मैं जितना टाइम मुझसे इमोशनली अटैच रहूँगा उतने समय मैं 100 रुपये कमा लूँगा। अच्छा, जो गया वो गया। जो गया वो गया नहीं, बेसिकली क्या जो चला गया वो वापस आ सकता है क्या? आ सकता है। तो जब तक वो रिकवर ना हो जाए तब तक इमोशनली अटैच रहेंगे।
ठीक है। अगर जो चला गया वो रिकवर नहीं हो सकता है तो मेरे ख्याल से 1 सेकेंड भी कोई भी प्योर बनिया अटैच नहीं रहेगा, क्योंकि वो उसको अर्न करने में समय लगाएगा और उससे ज़्यादा उस समय में कमा लेगा। एक आपने कहीं मजाक में ही सुना होगा कि अंबानी जी जब चलते हैं और उनके बैग से अगर 1 लाख रुपए गिर गए तो मुड़ के उठाएंगे भी नहीं, क्योंकि जितनी देर वो मुड़ के उठाने में लगाएंगे उतनी देर में तो उससे ज़्यादा वो कमा लेंगे। मतलब ये जो मजाक है लेकिन ये सच्चाई भी है कि आप जितना देर अफसोस करने में लगाओगे उससे कम देर में आप उससे ज़्यादा कमा लोगे। तो आपको क्या करना चाहिए? यही तो मनी मैनेजमेंट है ना। ओके, कोई उधार मांगता है आपसे तो क्या करते हैं? बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं मनी लोग, इतनी आसानी से देते भी नहीं है। बिल्कुल आसानी से नहीं देते और आसानी से देना भी नहीं चाहिए। अगर ज़रूरतमंद है और उसको सही काम के लिए उधार चाहिए तो यकीनन उसकी मदद करना आपका कर्तव्य है और आपको करना चाहिए। लेकिन उधार किस लिए लिया जा रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है, सही पर्पस का होना ज़रूरी है और उस इंसान का सही होना ज़रूरी है। क्योंकि मान लीजिए कि आज मैं किसी से बोलूँ कि मुझे बिज़नेस खोलना है और आप मुझे पूरा पैसा उधार दे दो, तो ऐसे इंसान को उधार जल्दी से नहीं मिलेगा। लेकिन आज आप बिज़नेस का 50%, 60%, 70% आपके पास है, कुछ पैसे की वजह से आपका व्यापार नहीं चालू हो पा रहा है, जब सामने वालों को पता चलेगा तो यकीनन देंगे। और बनियों में अगर हम बात करें, अग्रवाल में तो एक कहावत मशहूर है कि जब बनियों की कम्युनिटी में कोई आता है ना तो अग्रसेन जी महाराज का एक कोट है, 1 रुपया और 1 ईंट गाँव से हर आदमी ला कर देगा। मतलब आप बनिया कम्युनिटी में आओगे तो आपको क्या चाहिए? व्यापार के लिए पैसा चाहिए और घर बनाने के लिए ईंट चाहिए, तो हर घर वाला 1 ईंट ला कर देगा, आपका घर बन गया। और हर घर वाला 1 रुपया देगा। ये किस समय की कहावत है? जिस समय 10 रुपये लाखों रुपये के बराबर होते थे। तो 1 रुपया बड़ा था उस टाइम पे, तो 1 रुपया बहुत बड़ा था। तो जब आप आए हो और आपको उसी समय ये मदद मिल जाए तो आपका सेट हो गया ना व्यापार और घर। उसके बाद तो आपके डीएनए में है ही ना, बाकी तो आप कर ही लोगे। उधार देने का तो काम ही करते हैं कई लोग। एक जोक था ना कि एक बेटा अपनी मम्मी से पूछता है कि हम में और बनियों में क्या फ़र्क है, कि बेटा हम प्याज खाते हैं और वो ब्याज खाते हैं, बस इतना सा फ़र्क है कि हम गरीब क्यों अमीर क्यों, कि हम प्याज खाते हैं वो ब्याज खाते हैं। ब्याज से बहुत प्यार करते हैं बनिए। हाँ, बोलते हैं ना कि भैया असल से ज़्यादा सूद प्यारा है। हाँ। तो आपके पास पूंजी है तो आप सही जगह देख के लगाओ ना। आज अगर हम बात करें शार्क टैंक इंडिया, अनुपम मित्तल जी, पीयूष बंसल जी, ये क्या कर रहे हैं? एक तरीके से भले इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लेकिन उधारी तो है ना, उधार टाइप का इन्वेस्टमेंट हो गया ना। आपने किसी कंपनी को पैसा दे दिया, वो कमाएगी तो वापस लाएगी। आप देखना शार्क टैंक में जितने भी जजेस हैं उन सारे जजेस में आपको सबसे ज़्यादा जो लगेंगे कि हर क्रिटिसाइज करते हैं या फिर एनालाइज करते हैं, सॉरी नॉट क्रिटिसाइज, एनालाइज, जो सबसे ज़्यादा चीज़ें करते हैं और सबसे ज़्यादा सोच समझ कर इन्वेस्ट करते हैं, वो आपको अनुपम मित्तल जी पाएंगे और पीयूष बंसल जी पाएंगे। आप देख लेना ये चीज़ें, कभी भी आप इनको देख लेना। और मित्तल का देखा मैंने। तो वो आपसे ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे जो बाकी लोग सोच भी नहीं रहे हैं। और जब देखेंगे नहीं इसके अंदर वो कैपेसिटी है, इसके अंदर वो क्वालिटी है कि ये आगे बड़ा बिजनेस बना सकता है, तो इन्वेस्ट करने में समय नहीं लगाते हैं। क्योंकि वो इन्वेस्ट से क्या आएगा? ब्याज ही तो आएगा ना। आज 1 करोड़ रुपए लगाया और 5 करोड़ कमाया, तो ये इसको आप प्रॉफिट कह लो, ब्याज कह लो, जो मर्जी कह लो, तो उसके लिए तो इन्वेस्ट कर रहे हैं सब लोग। सर, एक स्किल है बार्गेनिंग की स्किल। क्या ये सच है कि बनिया हर जगह बार्गेनिंग कर सकता है? बिल्कुल। देखो, अब व्यापार में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नेगोशिएशन। अगर आपको नेगोशिएशन नहीं सही करना आता तो क्या आप अच्छे रेट पे खरीदारी कर पाओगे? ये हर इंसान को आनी चाहिए, हर जगह पे आनी चाहिए, हर जगह आनी चाहिए। क्योंकि नेगोशिएट नहीं करोगे तो आप लुट कर आ जाओगे। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा है कि कमाई बेचने में नहीं है, कमाई खरीदने में होती है। और बेचने समय सामने वाला नेगोशिएट करेगा, खरीदते समय आपके पास पावर है नेगोशिएशन की। तो आपके अंदर नेगोशिएशन स्किल नहीं है तो आप अच्छे व्यापारी ही नहीं हो, फिर आप व्यापार में आओ मत। बहुत सारी और चीज़ें कुछ भी कर लो। तो लोगों को कैसे एडवाइस कर सकते हैं, अच्छे से बार्गेन करना कैसे सिखा सकते हैं लोगों को? क्योंकि लोग आज जो आया वो दे दिया, जो आया वो दे दिया, जो मांगा वो। देखो, जो आया वो दे दिया ना, फिर तो बनिया ही नहीं है। अच्छा। तो उनको बनिया बनाना, इसलिए तो ये पॉडकास्ट हम कर रहे हैं कि लोगों के अंदर थोड़ी वो स्किल आए। हाँ बिल्कुल। देखिए, आप जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं ना, सबसे पहले अपने यूज़ के लिए बात करें या व्यापार के लिए बात करें। अगर आप अपने यूज़ के लिए देख रहे हैं तो सबसे पहले आप देखो क्या उसकी नीड है आपको। वो नीड है तो आप कितने समय के लिए टाल सकते हैं। मतलब एक वर्ड है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, मतलब अगर वो लंबे समय तक टल सकता है तो एक बार टाल दो। ये देखो उसकी ज़रूरत है भी कि नहीं है। जब किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं होती है ना, तो वो आप अपने प्राइस के हिसाब से लेते हो। और जब किसी चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो आपको सामने वाले के प्राइस से लेना पड़ता है। राइट। तो सबसे पहले उसकी आप ज़रूरत का एक एनालाइज कर लो कि कितनी ज़रूरत है आपको। ये तो होगी पर्सनल नीड की चीज़। अब आता है व्यापार की बात। तो व्यापार में तो ज़रूरत है तभी खरीदने जाओगे। आज मान लीजिए आप लोहे के व्यापारी हो तो लोहा आप
आपकी रॉ मटेरियल है, आप तब खरीदने जाओगे, और या फिर जो भी आपका प्रोडक्ट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप किसी भी एक जगह से खरीदारी ना करें, कम से कम 4-5 वेंडर आपके होने चाहिए। और 4-5 अलग अलग वेंडर से जब आप बातचीत करते हो ना, तो वेंडर ही आपको नेगोशिएशन स्किल सिखा देते हैं। क्योंकि अब जो भी आपके पास बेचने आएगा वो क्या चाहेगा कि आप मेरा माल खरीद लो। सिर्फ उनको इतना बोल दो, वो किसी ने बोला हमारा 100 रुपये किलो है जी, मुझे फलाना तो 90 रुपये किलो दे रहा था, अरे वो कैसे देगा, ये है ये, या फिर वो खुद आ जाएगा 90 में। अगर आपके पास एक ही वेंडर है, मोनोपोली है, तो फिर तो आप बार्गेन कर ही नहीं पाओगे, फिर तो उसके रेट में आपको खरीदना पड़ेगा। और मोनोपोली वाली आइटम तो मेरे ख्याल से 0.0001% होंगी, अदरवाइज तो सब चीज़ों के वेंडर मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, मल्टीपल वेंडर के साथ काम करना है, या फिर मल्टीपल वेंडर्स के साथ आपको प्रपोजल्स लेने हैं, और उन सारे प्रपोजल्स में आपको डिस्कशन करना है। नेगोशिएशन जो स्किल है वो केवल और केवल डिस्कशन से आती है, आप पढ़ के नहीं सीख पाओगे। और नेगोशिएशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप अपने प्रोडक्ट के धनी बनो। आपको आपके प्रोडक्ट का पूरा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जो लोग लक्ष्मी के आगे नहीं झुकते ना, वो सरस्वती के आगे झुक जाते हैं, समझ रहे हो। तो अल्टीमेटली जब आपको नॉलेज होती है ना, तो लोग आपको सलाम करते हैं। अब आप कोई चीज़ परचेज करने जा रहे हो, उसकी नॉलेज ही नहीं है, तो सामने वाला तो आपको बेवकूफ़ बना ही देगा। और नॉलेज में होता ही क्या है, देखो मैंने एक चीज़ सीखी है ज़िंदगी में हमेशा, आप नॉलेज किसी भी स्टेज में किसी भी समय कर ले सकते हो, कभी भी ले सकते हो। आज आपको कुछ भी नॉलेज चाहिए, आप थोड़े दिन मेहनत करोगे, थोड़े दिन स्टडी करोगे, थोड़े से लोगों से बातचीत करोगे, आपको नॉलेज आ जाएगी। तो आप अपने प्रोडक्ट की नॉलेज लो, आप मल्टीपल वेंडर के साथ काम करो, अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स कह लो, आप उस स्किल्स पे काम करो। बस ये 3 चीज़ें करो, आप देखो नेगोशिएशन करना कितना ईजी है। शर्म को कैसे टैकल करेंगे? सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो आती है शर्म की, कि लोगों को शर्म आती है कि अरे यार कम करेंगे, शर्म आएगी। शर्म के मारे वो जितना मांगते हैं उतना दे देते हैं। शर्म जो करता है उसको तो घूंघट पहन लेना चाहिए मेरे हिसाब से। जो करे तो शर्म किस चीज़ की है? आप एक बात बताओ सर, अगर मतलब मेरे पापा बोलते थे, हमेशा ये बोलते हैं, मतलब अभी भी हैं, तो भाई एक बात बताओ कि आज तेरे घर में प्रॉब्लम आएगी और तू घर में बैठा रहेगा, तो क्या पड़ोसी तेरे को खिलाने आएगा? वो उल्टा तेरा मजाक उड़ाएगा। अब तेरे को शर्म आनी चाहिए। बाजार में निकल कर अगर तू काम कर रहा है तो इसमें किस बात की शर्म है? केदारनाथ अग्रवाल बीकानेर वाले के मालिक, आज बीकानेर वाला हज़ारों करोड़ का ब्रांड है, 130 मतलब 130 से ज़्यादा आउटलेट्स हैं और मल्टीपल कंट्रीज़ में हैं। जब उनके ऑनर बीकानेर से निकलकर दिल्ली आए, अपने हाथ में रसगुल्ले का बाल्टी लेकर अलग अलग दुकान में बेचने जाते थे। आज उन्हें शर्म आती है अगर, तो क्या आज बीकानेर वाला होता? तो ये ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं। तो अल्टीमेटली आपको व्यापार में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए, और जिसको शर्म आती है वो आराम से घर में बैठे घूंघट ओढ़ के मस्त बैठे, उसे कोई ज़रूरत नहीं व्यापार करने की। क्या बात है। बनिए लोग ये क्यों कहते हैं हमेशा कि अरे पैसा कोणी धंधो मंदो चाल रही है, धंधा भी मंदा चल रहा है, तेरे को पता ही है ना। तो ये उधार को टालने के लिए करते हैं ये चीज़। इनका धंधा हमेशा मंदा ही क्यों चलता है? हाँ, एक रील देखी मैंने, सामने तो गड्डी पड़ी नोटों की, और उसको फोन आया, भाई 1000 रुपये। अरे कहाँ 1000 रुपये यार, तेरे को पता है धंधा कितना मंदा चल रहा है, ये सब वो ऐसे ऐसे गिनते हुए, भाई धंधा बिल्कुल नहीं है, मजा नहीं आ रहा बिजनेस में। बेसिकली जिनको टालने का कोई बहाना चाहिए तो ठीक है, अब क्या बहाना लें? यही बहाना है ना कि आपने पैसे मांगे, मैं कहूँगा है ही नहीं, अब आप बोलो क्या बोलोगे। लेकिन कभी बड़ा चढ़ा कर बताते ही नहीं कि धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, नजर से बचने के लिए। बिल्कुल यही मैं बोलने वाला था। अल्टीमेटली चूंकि राजस्थान से हैं, बीकानेर से हैं, तो मतलब सॉरी राजस्थान से हैं, मारवाड़ से हैं और अलग अलग जगह से हैं। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओगे तो यहाँ पर लेडीज़ भी घूंघट में रहती थी, इनका भी पहनावा बिल्कुल अलग तरीके था, और शांत स्वभाव वाले लोग थे बिल्कुल, और हम कहें कि भगवान से डरने वाले लोग। अगर मैं एक छोटी सी लाइन में बोलूँ तो उन्हें लगता है कि यकीनन अगर मैं ज़्यादा दिखावा करूँगा, मैं ज़्यादा उड़ाऊँगा तो नज़र लग जाएगी। ऐसा अक्सर होता है और ऐसा होता भी है मुझे लगता है। तो आप ज़्यादा लोगों को जब उधार देना शुरू कर दोगे ना, तो होता पता है क्या है, लोग आपकी तारीफ़ नहीं करते आपके पीठ पीछे। तो लोग बोलते हैं कि यार देखो उसके उससे पैसा लेना बड़ा आसान है, जा पैसे दे देगा। तो ठीक है, अपने अपने नज़रिया है, क्या कौन क्या बोलता है। तो ईजी है कि भैया नहीं देना उधार, तो बोल दो है ही नहीं, बड़ा ईजी है ना। इससे ये स्टेटमेंट क्या होगी, अब है या नहीं तो हमें पता है ना। लेकिन वो कभी दिखाएंगे नहीं कि ज़्यादा चल रहा है, वो तो कहीं मंदा चल रहा है, इस टाइप से कम में ही दिखाएंगे। जितना कर रहे हैं उसका कम, सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे जितना करते हैं उसका 10 गुना ज़्यादा दिखाते हैं।
वो अब आपका ट्रेंड हो गया। देखिए अब क्या हुआ है कि 2000 के बाद जो ट्रेंड आया है, नई शताब्दी जो आई है, जेनजीज आप कह लो या मिनी बात करें इनकी, तो यहाँ से अब ये चीज़ समझ में आने लगी है कि हमें नया ट्रेंड लाना ज़रूरी हो गया है। जब हम पुराने बिजनेसमैन की बात करें तो जैसे मैं अंबानी की बात कर रहा हूँ, मैं ओपी जिंदल की बात करूँ स्टील बिजनेस में, कपड़े के बिजनेस में, ठीक है, ये जितने पुराने बिजनेसमैन थे ट्रेडिशनल बिजनेस में थे। लेकिन आज के हम बात करें फ्लिपकार्ट, बिन्नी बंसल एंड सचिन बंसल, आज हम लेंसकार्ट की बात करें पीयूष बंसल, आज हम शादी.com की बात कर रहे हैं अनुपम मित्तल, तो आज ओयो की बात कर लीजिए रितेश अग्रवाल। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि अब ये ट्रेडिशन चेंज हो रहा है। टेक बिजनेस में भी सबसे ज़्यादा जो अच्छा काम कर रहे हैं बनिए कर रहे हैं। आज आप 10 अच्छे टेक बिजनेस उठा लीजिए इंडिया के, आपको उसमें से भी 6 बनिए मिल जाएंगे। तो हमें एडेप्टेबिलिटी आती है कि हमें क्या अडेप्ट करना है, ये हमें पता है, और सही समय पर अडेप्ट किया तो सस्ते में हो जाओगे, और थोड़ा समय बर्बाद करके किया तो उसी चीज़ को आपको महंगे में अडॉप्ट करनी पड़ेगी। और आपने कहा कि नए को अडॉप्ट कर लेते हैं जल्दी, लेकिन एफडी को छोड़ते नहीं है बनिए लोग अभी भी। वो तो मजबूत चीज़ है, कैसे छोड़ दे। कितने की करा रखी है। कभी पर्सनल आओ तो बैंक स्टेटमेंट दिखा देंगे। एफडी से अलग लेवल का प्यार है। वो ऐसी चीज़ है ना, सिक्योर खेलते हैं बनिए कई बार। बनिए आपको डायमंड में इन्वेस्ट करते हुए नहीं दिखेंगे, गोल्ड में करेंगे। सिक्योर एसेट, सिक्योर एसेट है। डायमंड बेचना मुश्किल है, या फिर बेचना मुश्किल नहीं भी है तो आपको जितनी लागत है उतनी वापस नहीं आती है। आप गोल्ड आज लगाओ, कल के रेट में बेच आओ। ज्वेलरी में नहीं करेंगे, बिस्किट में करेंगे, बुलियन में करेंगे। तो यकीनन अगेन आप जब ज्वेलरी में जाओगे तो ज्वेलरी में आपका वेस्टेज जाता है, ज्वेलरी में आपके मेकिंग चार्जेस जाते हैं, ज्वेलरी में मिलावट होने के चांसेस हैं। अगर आपने हॉलमार्क नहीं ली तो आपको क्या पता कितने परसेंटेज वाली मिल रही है। लेकिन जब आप बुलियन लेते हो या फिर आप बिस्किट लेते हो तो वो तो 24 कैरेट है, गिन्नी लेते हो तो 24 कैरेट है। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट के लिए मैं ये भी राय दूंगा किसी को, अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो ज्वेलरी में कभी ना करें। हमेशा जब भी इन्वेस्ट करें आप बिस्किट, गिन्नी, बुलियन इसमें करें, क्योंकि वहाँ पर आपको 100% रिटर्न आएगा। कभी ऐसा हुआ कि आपकी वाइफ ने आपसे ज्वेलरी मांगी और आपने कहा कि दे तो दूंगा सोना, लेकिन ज्वेलरी फॉर्म में नहीं दूंगा, बिस्किट फॉर्म में ले लो? अरे नहीं, मैं बिस्किट भी नहीं देता, ज्वेलरी भी नहीं देता। मैं बोला किस डिज़ाइन की चाहिए, तू ज्वेलरी पहन के जाएगी क्या, लुट गई तो क्या होगा। आर्टिफिशियल ले लेना भाई। हाँ, ज्वेलरी हो गई, ज्वेलरी हो गई ना। तुझे पहन घर में रखना का क्या फायदा, दिखाना है ना। तो दूसरे अलग ले लो। वाइफ है, सुंदर लगनी चाहिए, आपके पास होना चाहिए। तो एक से बढ़कर एक आर्टिफिशियल है, कुंदन है आपके पास। जयपुर जाओ आप, जयपुर के आपको जौहरी बाजार में एक से बढ़कर एक आपको मिलेंगी चीजें। नकली सोने की असली दुकान। हाँ, नकली सोने की असली दुकान। हमारे यहाँ पर है। चोरों को भी समझ में आने लगा कि आर्टिफिशियल पहन रखा है, ओरिजिनल पहन रखा है, तो आर्टिफिशियल पहन के भेजो ना भाई। अगर चोरी कर दे तो लुटेरा भी लुट गया। लुटेरा भी लुट गया। राइट। अच्छा, हमने बनियों को लेकर के उनकी मेंटेलिटी के बारे में, उनके माइंडसेट के बारे में काफ़ी सारी बात की, उनकी परवरिश कैसे होती है, उनके डीएनए में होता है, कहाँ से आए, सारी बात हो गई। आपकी क्या जर्नी रही है, और क्या बचपन से आपके अंदर भी बनियापन था, या फिर आपने विद टाइम सीखा, और कैसे आपने भी इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया करोड़ों का? प्लीज़ ये आप एक बार ये बताइए। मेरे पापा की कपड़े की दुकान थी। तो जब मैं 5वीं-6ठी क्लास में था, उस समय मेरी ड्यूटी क्या थी, मेरा स्कूल 11 बजे से होता था। तो मेरी ड्यूटी थी कि 7 साढ़े 7 बजे जाकर, हम लोग झारखंड के धनबाद में एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर रहते थे। और वहाँ पर क्या है कि जल्दी सवेरा होता था और जल्दी रात होती थी। आज की तरह से नहीं कि रात 2 बजे तक होती है। 7 बजे दुकान बंद हो जाती है, 7-8 बजे, और सवेरे 7-8 बजे दुकान खुल जाती थी। तो मेरी ड्यूटी थी कि सुबह 7 साढ़े 7 बजे आकर दुकान खोलनी है, झाड़ू वाड़ू लगानी है, 1.5-2 घंटा मुझे बैठना था। उसके बाद पापा आते थे और पापा पूरा फिर दुकानदारी, और मैं घर आकर तैयार होकर फिर मैं स्कूल जाता था। तो 5वीं-6ठी क्लास में मुझे दुकान पर बिठा दिया गया, एक देखा जाए तो बिठा दिया गया मतलब क्या है कि आपको सिखा दिया गया है, प्रैक्टिकल करके दिखा दिया गया। और जब आप दुकान खोलते हो, आपके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, लाखों का माल है, उसको आपका टेक केयर करना है। तो ये सब चीज़ें बचपन से आ गई आपके अंदर। और फिर दुकानदारी भी करनी है, ग्राहक आ रहे हैं, तो ग्राहकों का आपको माल भी बेचना है। एक चीज़ मेरे साथ बड़ी इंटरेस्टिंग होती थी उस समय। अब कपड़े की दुकान थी, आजकल तो हर चीज़ के लिए माइक्रो अलग अलग चीज़ें होने लगी हैं। पहले सब चीज़ें कपड़े की दुकान में ही है, मतलब किसी की डेथ भी हुई तो कफन भी मिलना है, तो वही कपड़ा लेना है तो कपड़ा हमारी दुकान में आएगा। और जब मैं दुकान खोलने जाता था तो अब किसी के रात को डेथ हुई है तो सवेरे दुकान खुलने के बाद ही उसे कुछ मिलेगा। गांव में इतनी चीज़ें पहले नहीं होती थी, ब्लिंकिट पहले नहीं थे, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं थी। तो जब दुकान खुलेगी तभी आएगा, और सवेरे दुकान खोलने मैं ही जाता था। और मैं जाता था तो हफ्ते में 4 बार ऐसा होता था कि किसी की डेथ हुई है और वो
कफन लेने आया मेरे यहाँ पर, और जब मैं बोलता था अब आप 5वीं 6ठी क्लास में हो, आपने क्या बेचा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने कुछ बेचा है, उसके अंदर से बड़ी एक्साइटमेंट होती थी। और मैं घर आके बताता था मैंने ये किया, मैंने ये किया, तो सब हंसते थे कि भाई ये जाएगा तो किसी को मार के ही आएगा। कफन बेच रहा है, कफन बेच रहा है, कफन के सौदागर। कफन के सौदागर। नहीं, ऐसा तो कभी नहीं टाइटल मिला, लेकिन मैं दे रहा हूँ। तो अल्टीमेटली वहाँ से काफ़ी टाइम किया, फिर तो मैं दिल्ली आ गया उसके बाद अपनी आगे की पढ़ाई के लिए, 9th 10th 11th 12th, फिर ग्रेजुएशन मैंने रामजस कॉलेज से की, MCOM किया, MBA किया, और उसके बाद मैंने कुछ साल जॉब के लिए ट्राई ज़रूर किए, लेकिन वही बनिया वाला खून कि मुझे करना तो कुछ अपना ही है, धंधा। हाँ धंधा धंधा है पर सॉरी गंदा है पर धंधा है ये। तो जो भी है व्हाटएवर, हमारा धंधा कोई गंदा नहीं है। मैंने बैंकों के DSA लिए, कई बैंकों के DSA। 2008 में वैश्विक मंदी आई, वैश्विक मंदी में बैंकों ने लोन देना बंद कर दिया, मेरा सारा बिजनेस कोलैप्स हो गया कि अब समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या ना करूँ। तो उसके बाद मैंने डिजिटल मार्केटिंग की पढ़ाई की, और डिजिटल मार्केटिंग की पढ़ाई करने के बाद जब मैं सोचा कि मैं क्या करूं, पढ़ के मुझे ट्रेनर तो बनना नहीं है। 2 महीने काफ़ी समय ट्रेनिंग भी की, और ट्रेनिंग करते करते मुझे फ्रेंचाइजिंग के बारे में नॉलेज हुई, बिज़नेस के बारे में। मैंने कहा यार मैं बिज़नेस लोगों को सिखा सकता हूं, मैं लोगों से बातचीत कर सकता हूं। तो मैंने फ्रेंचाइजी बताओ यूट्यूब चैनल बनाया 2018 में, और 2018 में फ्रेंचाइजी बताओ यूट्यूब चैनल बनाया, वहाँ पर फ्रेंचाइजी के वीडियो डालने शुरू किए। तो मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरी आनी चालू हो गई। अब अपॉर्चुनिटी आ गई, मतलब अपॉर्चुनिटी आई तो उसको क्रैक करना शुरू किया, और क्रैक करना शुरू किया तो पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। तो ये बिजनेस कर आप करते क्या, इस बिजनेस में होता क्या है, फ्रेंचाइजी बताओ। मैं अगर आपके अंदर बिजनेस की नॉलेज नहीं है तो फ्रेंचाइजी इज़ द बेस्ट ऑप्शन, जहाँ पर आप किसी ब्रांड के साथ जुड़ जाओ। ओके। तो मैं बेसिकली शादी करवाता हूँ जिनको बिजनेस करना उनकी, और जो बिजनेस देना चाहते हैं उनकी। उन दोनों को मिलवा देते हैं, वो भी सुखी सुखी अपना जीवन चलाते हैं, वो भी अपना सुखी सुखी काम कर रहे होते हैं। ठीक है। तो ये मेरा बिजनेस है कि जहाँ पर मैं लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ देता हूँ थ्रू द ब्रांड्स जो सक्सेसफुली मार्केट में चल रहे हैं। तो लोगों को अपना पैसा सही जगह लगाने का तरीका मिल जाता है, और एक अच्छा बिजनेस मिल जाता है जहाँ से वो जल्दी पैसा कमाना शुरू कर लेते हैं। ये मेरा काम है। आपकी वाइफ भी बनिया है? बिल्कुल है ना, दोनों आप सेम कास्ट से हो। हाँ तो उनके अंदर भी आपको दिखता है थोड़ा बहुत इस टाइप से कुछ? अच्छा, आप डेट वगैरह पे गए होंगे तो वहाँ पे दोनों खर्चे करते हो, वो करते हैं, तो आपको थोड़ा अजीब नहीं लगता है खर्चा नहीं, या फिर वो भी ऐसे ही है? यार आप तो अंदर की बातें डीप कास्ट में जा रहे हो। भैया आप डेटिंग वेटिंग करते हो कभी? एक दिन की डेट का खर्चा क्या होता है? हज़ारों में ही जाएगा वो। हज़ारों में जाएगा। हाँ, बेसिकली नॉर्मल हो गया है। हाँ। अब कम खर्चा करो तो गर्लफ्रेंड से रिश्ता टूट जाता है। हम लोगों ने शादी से पहले की होंगी 20 25 30 40, गिना नहीं, मतलब हमने काफ़ी सारी डेट्स की होंगी, काफ़ी बार गए होंगे। हमारी एक डेट का खर्चा 8 रुपये हुआ करता था। 8 रुपये? 8 रुपये खर्च हुआ करता था, और समटाइम्स 4 रुपये भी होता था। ये कब की बात बता रहे हैं? ये 2009-10 की बात है। उस टाइम भी इतना बड़ा भी नहीं था यार ये अमाउंट। ये आज की डेट में 20 रुपये से ज़्यादा नहीं होगा बेसिकली। अब इसमें 2 बातें, एक खर्चा है और एक इमोशन है। आप अपने प्रेमिका के साथ होते हो, उस समय आपका इमोशन उसके साथ इन्वॉल्व होता है, आप अधिकतम समय उसके साथ बिताना चाहते हो, आपको क्वालिटी टाइम चाहिए, एक्सपेंसिव टाइम नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का इलाका था जहाँ पर पंडित जी चाय वाले थे, 4 रुपये की चाय हुआ करती थी उस समय, बेहतरीन चाय। मतलब आज भी जब मैं बोलता हूँ तो स्वाद जुबान पर आ जाता है। तो वो स्वाद और साथ में आपके साथ वो जिसके साथ आप समय बिताना चाहते हो, तो हम वहीं बैठते थे कई बार, मतलब मैक्सिमम टाइम 2 चाय लेते थे, और जब चाय पीने का मूड नहीं होता तो 1/2 लेते थे। हाँ। तो आइदर 4 रुपये या फिर 8 रुपये, घंटा 2 घंटा समय होता था, उसको उसके घर जाना होता था, तो 8 रुपये में डेट हो जाती थी। तो ये आइडिया बहुत सारे लोग ले सकते हैं। गजब, इतना पैसा बचाया होगा। नहीं, शादी के बाद सब उड़ जाएगा, चिंता मत करो। अच्छा। उड़ना तो तब भी अगर पहले खर्च कर लो तो बचा के खर्च कर लो बाद में। नहीं, बाद में आप अपनी पत्नी को आप सुख दे सकते हो। हाँ, ओके। अब एक हम रैपिड फायर टाइप से करते हैं। हाँ जी। हाँ, इसमें थोड़े फनी रहेंगे, आपको एज अ बनिया आंसर करना है। बनिया की लव स्टोरी क्या होती है? किसी लड़की पे फिदा होना या फिर अच्छे डिस्काउंट पे फिदा होना? अच्छा प्रोडक्ट डिस्काउंट पे मिल जाए। मतलब डिस्काउंट पे फिदा होना। डिस्काउंट तो चाहिए ही चाहिए। बनियों के लिए क्या ज़्यादा मुश्किल है, पैसे खर्च करना या खुद को ये समझाना कि पैसे खर्च करना भी ज़रूरी है? इसका अगर मैं जवाब दूं तो सही जगह पैसे खर्च करना। अच्छा, खुद को ये समझाना कि पैसा खर्च करना भी ज़रूरी है।
यही आएगा। बिल्कुल यही आएगा, बिल्कुल। हाँ, क्या ये सच है कि बनिया के दिमाग की जो स्पीड है बिल चुकाने में वो कैलकुलेटर से भी ज़्यादा होती है? हाँ बिल्कुल। हम जब व्यापार करते हैं ना तो सामने वाले के हाथ में गिन लेते हैं कितना पैसा है। आप व्यापारी को गिन के दोगे पैसा, वो सीधा पकड़ता है, गले में डाले, भाई गिन तो लो, गिन लिए। गिन लिए। घर में अगर बिजली का बिल ज़्यादा आता है तो उसके लिए क्या आप अलग से मीटिंग बिठाते हैं घर वालों की, बच्चों की, सबकी? कुछ दिन मोमबत्ती खरीद के ले आते नहीं कि आज चलेगी से मोमबत्ती। आज से मोमबत्ती। साले 5 दिन लाइट के बिना रह के देखो, पता चलेगा बिजली का बिल क्या होता है। तो फाइनेंशियली डिसीजन जो होते हैं इसमें इमोशन को कैसे साइड करते हो? नहीं, फाइनेंशियल में इमोशन आना ही नहीं चाहिए भाई, आना साइड नहीं करने की चाहिए। जरूरत ही नहीं है आपको। साइड तो तब करोगे जब इन्वॉल्व होगा। हाँ, तो शौक में लोग इमोशन ले आते हैं वहाँ पे। इमोशन कभी नहीं लाना चाहिए फाइनेंस में। फाइनेंस इज फाइनेंस। जब इमोशन आ जाए तो उसमें फाइनेंस मत देखो। डिसिप्लिन आप यहाँ पर रखो। हाँ भैया, एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा यहाँ पर ना, बहुत छोटी सी। एक बनिया दुकानदार होता है, उसके बगल में एक और दुकान होती है। मान लीजिए तौलिए की दुकान, एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो कंपटीशन लगता है, तो बनिया बोलता है कि 10% डिस्काउंट, सामने वाला लगाता है 20% डिस्काउंट, बनिया लगाता है 20% डिस्काउंट, सामने वाला लगाता है 40% डिस्काउंट, बनिया लगाता है 40% डिस्काउंट, वो लगाता है 50+50, बनिया लगाता है 50+50। साल ख़त्म होता है, जो सामने दुकानदार वाला होता है वो कैलकुलेट करता है, तो भैया साल भर में 20 लाख का नुकसान। वो बनिया के पास आता है, भाई तेरा कितना नुकसान हुआ? बोला मेरे 1 रुपया भी नहीं हुआ। बोला क्यों? बोला सारा माल तेरी दुकान से तो खरीद के बेच रहा था। समझ रहे हो? तो ये बुद्धि का होना बड़ा जरूरी है। क्या बात। गजब, इनके भी गजब मीम बने हुए हैं, जोक्स बने हुए बनिए लोगों के भी। हाँ बिल्कुल। देखो, हाँ। मैं बोल रहा हूँ कि समाज में जिसकी बात होती है ना, वो ही सबसे खास होती है। हाँ, अच्छा। अगर जिसमें कुछ है ही नहीं तो उसकी बात क्या होगी? तो बनियों में कुछ है, कुछ है तो कुछ तो लोग कहेंगे फिर। दुकानदारी से भी अलग लेवल का प्यार होता है, छोड़ के नहीं जाते हैं। भाई गल्ला नहीं छूटना नहीं चाहिए। छूटना चाहिए। मैं अपनी दोस्त की शादी में गया, हम उसके यहाँ पर शादी में खाना खा रहे हैं, मतलब शादी के एक दिन पहले, जो जब पे अपने अपने लोगों को बुलाया जाता है, तो हम उसके यहाँ शादी में खाना खा रहे हैं। और मैंने पूछा यार वो दिख नहीं रहा है कहाँ, तो खोल के दुकान बैठा हूँ क्या, आज जल्दी बंद कर देंगे 2 बजे, लेकिन दुकान बैठा हूँ आज। हाँ बिल्कुल, शादी वाले दुकान भी दुकान खुली रहती है। हाँ, शादी वाले दिन भी दुकान खुली रहती है भाई। और एक मैंने रील देखी कल, तो उसमें क्या हो रहा है कि सब लोग कार ले रहे हैं, तो कार से पर्दा हटा रहे हैं। एक ने हटाया, दूसरे किसी और ने लिया, दूसरे ने हटाया, तीसरे ने हटाया, फिर एकदम बनिया आया तो वो शटर खोल रहा है कि बाकी लोग ये कर रहे हैं और बनिया। बिल्कुल। दुकानदारी से बहुत प्यार है। दुकानदारी से नहीं बल्कि काम से बहुत प्यार है। कर्मठ लोग होते हैं। कर्मठ देखिए, लोग अगर होते मैं बहुत सीरियस नोट पे कहूँ तो बनिया जो है कम्युनिटी सबसे कर्मठ, देशभक्त, समाज सेवी वो कम्युनिटी है। बिल्कुल, ये तो है। और कर्मों से ही आपका रिजल्ट निकलता है, और इसीलिए वो अमीर इसीलिए होते हैं देखा जाए तो। अब ऐसा नहीं है कि बनियों का आप खानदानी वेल्थ को देखो, बाकी लोगों से कंपेयर करो, आप उनकी मेहनत को ही उनसे कंपेयर कर लो। बहुत गरीब, मतलब अगर आप इनका इतिहास देखोगे तो बहुत गरीब और बहुत ही, और आज की डेट में भी होते हैं लोग। जो, हाँ जी बिल्कुल। उनका आप देखो ना, पीछे की हिस्ट्री देखो, आपको समझ में आएगा। आप फ्लिपकार्ट की बात कर लो कि सचिन बंसल एंड बिन्नी बंसल, उन्होंने करमपुरा में एक छोटे से गोडाउन में 10x10, मतलब जो भी एक साइज का होगा, बेसमेंट में जहाँ पर कबाड़ का काम होता है, वहाँ से बिजनेस की शुरुआत की थी। ऐसे आप किसी की भी स्टोरी देख लो, आपको सारी स्टोरी में स्ट्रगल पाएगा, हर स्टोरी में, लेकिन उनका डेडिकेशन के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने रियल लाइफ में देखा है। मतलब काम के प्रति बिल्कुल कर्मठ, बिल्कुल भी इधर उधर छेड़छाड़ नहीं करनी। आपके घर में कौन सी चीज़ जल्दी खत्म होती है, चाय पत्ती या मोल भाव की बातें? मोल भाव की बातें तो कभी खत्म ही नहीं होनी चाहिए। चाय पत्ती होती है, चाय पत्ती तो होती रहे। अच्छा, बुरा मत मानना, पर यहाँ कौन सा पैसा दबा के रखा है? यहाँ इन्वेस्टमेंट किया है क्या? अरे ये लोग मोटे क्यों होते हैं? सब लोग मोटे क्यों होते हैं? ये शान है हमारे। क्या टेबल के पैसे बचाते हो कि प्लेट यहीं रखा जाएगी? बट ऑब्वियसली देखो भाई, बनियों में क्या पाएगा? बनियों में रहना और खाना। हाँ। इन 2 चीज़ों में कभी पैसा नहीं बचाते। परसों मैंने आपके यहीं खाना खाया था। हाँ। तो बेसिकली आपको अच्छा खाना, कहते हैं ना 56 भोग, आप कभी भी देख लीजिए बनियों के जाओगे तो आपको मल्टीपल तरह की वैरायटीज़ मिलेगी। तो खाने पीने में बहुत शौकीन लोग हैं बेसिकली। अब शौकीन है तो शौकीनियत कहीं तो आएगी। ये इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट कंपाउंड हो जाता है विद टाइम। व्हाटएवर दिखाई दे रहा है ना कि बनिया है भाई। आशीष सर, आपने काफ़ी अच्छी एडवाइसेस दी है लोगों को कि बनिया मेंटेलिटी, माइंडसेट, उनकी क्या क्वालिटी हो सकती है जो कि वो अप्लाई कर सके। खींच के बताइए सारी चीज़ें। सबसे मेन तो अपने काम के प्रति प्यार करो, उससे कर्मठ रहो, डिसिप्लिन रहो। बिल्कुल। आप देखो, प्यार करना है किसी से तो पहले आप करो ना, तभी तो सामने वाला करेगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप मुझसे प्यार करो और मैं आपसे प्यार ही ना करूँ, बताओ कैसे हो सकता है? तो आपको पैसा चाहिए, काम चाहिए, नाम चाहिए, तो सबसे पहला काम एक ही है लाइफ में, उससे प्यार कर लो।
प्यार कर लोगे तो बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। ज़बरदस्त। तुम्हारे पॉडकास्ट का नाम शो का नाम था डीप कास्ट, और हम बनिया बुद्धि के डीप में गए काफ़ी, और आशीष सर ने भी सोच रहे होंगे क्या क्या क्वेश्चन ला के आ रहा है, खींच खींच के ले रहा है। सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइस। हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, वहाँ पर हम करेंगे डीप बातें। तो इस पॉडकास्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तालियां आशीष सर के लिए। थैंक यू भाई।